हाँ जी, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था बोनस शेयर्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के बोनस हैं, एक बोनस कॉल है और एक बोनस शेयर है। वैसे तो बेटे बोनस शेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। बोनस शेयर का क्वेश्चन या तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ मिक्स होके आता है या किसी और टॉपिक के साथ मिक्स होके आता है। तो जब आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे तो वहां बोनस शेयर्स की प्रैक्टिस हो ही जाएगी। अभी हम लोग आज कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हें फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। और मेरे साथ साथ सभी बच्चे सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। पेज नंबर है 3.14। इलस्ट्रेशन नंबर 6। The following information is presented to you from the records of Shalu Limited. 10% preference share capital of ₹100 is 3 lakh. हम बेटे जब भी बोनस शेयर देंगे तो इक्विटी शेयर्स को देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को नहीं देंगे। बोनस जो होता है वो डिविडेंड के तरीके से दिया जाता है। अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा हैवी प्रॉफिट इकट्ठे हो जाएं तो कंपनी उन्हें बोनस शेयर की फॉर्म में दे देती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो अपना डिविडेंड लगातार लेते रहते हैं, इसलिए बोनस शेयर हमेशा किसको दिए जाएंगे? इक्विटी शेयर्स को दिए जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच 5 पेड अप। अब यहां पर हमारे इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग जो है वो फुली पेड अप नहीं है, और हम ये कंसेप्ट जानते हैं कि अगर बोनस शेयर इशू करना है तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुली पेड अप बनाना होगा। अगर क्वेश्चन कुछ कहेगा तो ठीक है, नहीं कहेगा तो हम ऑटोमेटिकली बोनस कॉल की भी एंट्री बना देंगे। अब हमारे पास सरप्लस का अमाउंट है 6 लाख, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 6 लाख। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों एक ही जैसे हैं, इनमें कोई प्रायोरिटी या ऑर्डर का झगड़ा नहीं रहेगा। अब आप कहो सर बुक पहले जनरल रिजर्व लिखती है और मैं पहले P&L लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोनस इशू के अंदर आपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को फर्स्ट ऑर्डर देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को सेकंड ऑर्डर देना है, और उसके बाद सरप्लस और जनरल रिजर्व दोनों, इनके ऑर्डर की कोई झगड़ा नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारे पास है 2,50,000। ठीक है सर। नेक्स्ट, फॉलोइंग रिजोल्यूशंस वर पास्ड टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर। बच्चा कह रहा है बोनस शेयर में डिविडेंड की बात आ गई। मैंने आपको बताया दरअसल एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो कभी भी बोनस शेयर का अलग से नहीं आता। तो क्वेश्चन जो आता है, तो बेटे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना उसमें कोई एक दो पॉइंट जुड़े हुए होते हैं। तो दरअसल डिविडेंड की बातें हम पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर। अब ये बात यहां आ गई तो घबराने की बात नहीं है, इसकी एंट्री भी सीख लेंगे। हम जब पढ़ते जाते हैं और कोई नया पॉइंट आ जाता है तो घबराना नहीं है, उसकी एंट्री सीख लेनी है। तो ये मेरे पास दरअसल फाइनल अकाउंट्स का पॉइंट आ गया, तो इसकी कुछ नई एंट्रीज डिस्कस होंगी। फिर लिखा है टू डिक्लेयर बोनस ऑन इक्विटी शेयर। साफ साफ लिखा है कि बोनस हम इक्विटी शेयर्स को देंगे। कैसे देंगे? टू मेक शेयर्स फुल्ली पेड अप, यानी यहां पर आपको पहले बोनस कॉल के लिए साफ साफ बताया जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर नहीं बताता तो अगली लाइन में जब वो लिखता कि बोनस शेयर इशू करो तो मैं अपने आप बोनस कॉल की एंट्री बना देता। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है टू ऑफर बोनस इशू इन द रेशियो ऑफ 1:2। इसका मतलब एक शेयर बोनस दिया जाएगा दो एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए। यह बात को आप समझना सीख जाइए कि एक शेयर देना है दो शेयर के बदले में। बच्चा कह रहे सर लास्ट क्लास में भी यह बात समझ ली थी। ठीक है। ऑफ ₹10 ईच टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, फिर लिखा है टू पे फाइनल कैश डिविडेंड। ओहो सर फिर से डिविडेंड की बात आ गई। इसका मतलब यह है कि सर ये क्वेश्चन तो फाइनल अकाउंट चैप्टर में होना चाहिए था, इसमें बोनस से ज्यादा तो डिविडेंड इन्वॉल्व है।
तो बुक वाले ने क्या किया, देखा कि बोनस चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं मिले तो उठा के यहां डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, डिविडेंड की बात समझ लेंगे। टू पे फाइनल कैश डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 15% पर एनम ऑन द इंक्रीज्ड कैपिटल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% ऑलरेडी पेड ऑन ओल्ड कैपिटल। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड फॉर डिविडेंड ऑन पेड अप कैपिटल ओनली। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पर ही दिया जाता है, चाहे ये बात लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो। गिव जर्नल एंट्रीज इग्नोरिंग द एंट्रीज फॉर इंटरिम डिविडेंड कंप्लीटली। इंटरिम डिविडेंड की एंट्री को आप छोड़ दीजिए और सेपरेट डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। बच्चा कह रहा है सर इनमें से ना जाने कौन कौन सी बातें इन्होंने की हैं, मेरी तो समझ से ही बाहर है। मैंने कहा अच्छा, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर पढ़ते पढ़ते कोई कंसेप्ट नया आ जाए तो उसके बारे में भी समझ लेना चाहिए। तो सर पहले हम डिविडेंड के बारे में कुछ एंट्रीज समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोनस के साथ साथ डिविडेंड आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करने की एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। अब अगर इक्विटी का डिविडेंड है तो इक्विटी डिविडेंड हो जाएगा, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट कहती है कि डिविडेंड को पे करने से पहले बैंक में जाके एक डिविडेंड के नाम का अकाउंट खोलो। तो डिविडेंड बैंक अकाउंट, डिविडेंड बैंक अकाउंट टू बी ओपनड। तो फिर हमें डिविडेंड का बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, तो हमारी एंट्री हो जाती है डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब पैसे नॉर्मल बैंक से निकाल के डिविडेंड बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। कितने पैसे? जितना हमने डिविडेंड देना है उतने पैसे। नंबर 3, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब बताइए जब आप डिविडेंड पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी? तो हम एंट्री पास करेंगे डिविडेंड पेबल डेबिट टू बैंक की जगह डिविडेंड बैंक यूज करेंगे, टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। बस। अब हमें क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है कि डिविडेंड बैंक हमने पहले से ही ओपन कर रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये वाली एंट्री डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं ये वाली एंट्री डाल देता। मुझे सबसे लास्ट में उसने लिख के बता रखा है सेपरेट डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये वाली एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जी, दरअसल अगर ईयर एंड होने के बाद आप डिविडेंड दे रहे हो तो इसका नाम होता है फाइनल डिविडेंड। लेकिन अगर हम ईयर खत्म होने से पहले कभी बीच में डिविडेंड दे दें तो इसका नाम होता है इंटरिम डिविडेंड। तो बुक कह रही है कि हमने पहले कभी 5% इंटरिम डिविडेंड दिया था, उसकी एंट्री बनाई जा चुकी है, इसलिए वो वाली एंट्री आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बनानी होती तो ये 3 एंट्री इंटरिम डिविडेंड के लिए पास कर देता। ठीक है सर। और कुछ इसमें नई बातें हैं? नहीं सर, और कुछ नई बातें इसमें नहीं है। और बच्चे समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स मतलब डिविडेंड और बोनस दोनों का मिला के। वैसे बोनस भी जो है वो भी एक तरीके का डिविडेंड ही होता है और कोई बात नहीं है। खैर, ज्यादा बातें क्या करनी है सर, अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि हमें अकाउंट्स तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे। बातें करने से समझ में नहीं आएगा।
मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। बुक का नाम J.R. मोंगा, पेज नंबर है 3.14। पॉइंट नंबर 1, टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड। और हमारी प्रेफरेंस कैपिटल है 3 लाख और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है 10%, तो हो गया 30,000। तो नंबर 1, फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हम एंट्री बनाएंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल। क्वेश्चन में लिखा है 10% प्रेफरेंस कैपिटल है, 3 लाख रुपीस पेड अप अमाउंट है, तो ये हो जाएगा 30,000। ये मेरी पहली एंट्री बन गई। बच्चे के लिए नई थी क्योंकि वो डिविडेंड की बात पहली बार सुन रहा है यहां पर। उसके बाद मुझे पैसा डिविडेंड बैंक में जमा करना था, जो कि बाद में बुक ने लिखा है कि आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही बैंक में पैसा डाल रखा है, तो वो एंट्री छोड़ देंगे। अगली एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट 30,000 बीइंग डिविडेंड पेड। इन दोनों एंट्रीज के बाद हम बात करेंगे आपके साथ बोनस कॉल की। लिखा है टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप, तो इसका मतलब बोनस कॉल की बात करेंगे। अब जब हम बोनस कॉल की बात करेंगे तो आपको फिर से याद दिलाएंगे कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोनस कॉल में यूज नहीं करना। सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता हूं? नहीं, ना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ना सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर, बाकी रिजर्व तो वैसे भी कहीं भी यूज नहीं हो रहे। इसका मतलब मैं क्या यूज कर सकता हूं? सिर्फ सरप्लस और सिर्फ जनरल रिजर्व, दो यूज कर सकता हूं, और इन दोनों में कभी प्रायोरिटी या ऑर्डर का झगड़ा नहीं है। ठीक है सर। हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है 10 रुपए के, 5 रुपए पेड अप। ठीक है, तो हम एंट्री पास करेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल अकाउंट। ठीक है सर। अब बच्चा कह रहा है सर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स तो दिए नहीं है। देखिए जी, क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, लेकिन यह दिया है कि पर शेयर 5 रुपए पेड अप हैं और इक्विटी कैपिटल का अमाउंट 4 लाख है। इसका मतलब मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 80,000। तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा ना कि इक्विटी कैपिटल है 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 पेड अप, 4 लाख। अब मुझे इन शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है, तो फुल्ली पेड अप करना है तो इसका मतलब मुझे फाइनल कॉल चाहिए 80,000 शेयर्स पर 5 रुपए की। तो ये मेरे फाइनल कॉल का अमाउंट है, जो कि मैं बोनस कॉल की मदद से पूरा कर दूंगा और शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगूंगा। तो ये मेरा बोनस कॉल का अमाउंट आ गया। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल। अब ये आपके समझने के लिए एग्जाम में मत लिखना। 80,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, तो ये हो गया 4 लाख। नंबर 4, सर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो मेरी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये मैंने कॉल को ड्यू किया, और नेक्स्ट एंट्री में कॉल को रिसीव करने की बजाय कॉल को बोनस कॉल से पूरा करेंगे। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लीजिए, कितना आसान तो ये काम था।
ठीक है सर। अब इसके बाद मेरे पास 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप हो गए, अमाउंटिंग टू 8 लाख। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 2 ईच। तो इसका मतलब अब मेरे पास बोनस के शेयर्स होंगे 1 बोनस शेयर अगेंस्ट 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर हो गए 40,000। आगे लिखा है कि बोनस शेयर जो हम देंगे वो हम 10 रुपीस का देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास कितना, 4 लाख। ठीक है सर। अब बताइए, मुझे बताएं बोनस इशू की क्या एंट्री बनाई जाए। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलें तो सर सबसे पहले आना चाहिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, लेकिन मेरी बैलेंस शीट में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है नहीं, तो भूल जाओ। अगला, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बाद आना चाहिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट मुझे चाहिए 4 लाख, और मैं जब बैलेंस शीट में देख रहा हूं तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है सिर्फ 2,50,000। तो मुझे यह बताइए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट डेबिट करूं। 2,50,000। ठीक है, लेकिन मेरा बोनस इशू तो 4 लाख का है, तो इसका मतलब 150 शॉर्ट है। अब ये 150 कहां से लूं? तो अब मेरे पास दो ही सोर्स बच गए, सरप्लस और जनरल रिजर्व। तो मैं पहले सरप्लस ले लेता हूं। इस बात में झगड़ा नहीं करना कि सर अगर मैं जनरल रिजर्व ले लूं तो क्या गलत हो जाएगा। नहीं, जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। ठीक है सर, हमने सरप्लस को यूज कर लिया। एंट्री नंबर 7 बताइए जी, मैं भूल जाता हूं, मुझे भूलने की प्रॉब्लम है। सर अगली एंट्री हो जाएगी बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लीजिए, ये हमने इशू कर दिया, 4 लाख रुपीस का कैपिटल और इशू कर दिया। अच्छा, अब क्या हो गया, 80,000 पहले थे, 40,000 और हो गए, तो अब मेरे पास हो गए 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, अमाउंटेड टू 12 लाख। अब नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि हम इक्विटी डिविडेंड देना चाहते हैं एट द रेट ऑफ, इक्विटी डिविडेंड देना चाहते हैं एट द रेट ऑफ 10%, 15%, सॉरी। चलिए जी, अब वर्किंग नोट नेक्स्ट बनाएंगे। इक्विटी डिविडेंड हम देना चाहते हैं ऑन द इंक्रीज्ड कैपिटल एट द रेट ऑफ 15%। तो 12 लाख की कैपिटल पर 15% का डिविडेंड हो गया 1,80,000। अब क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि इंक्रीज्ड कैपिटल पर 15% डिविडेंड देना है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% ऑलरेडी पेड। इसका मतलब जो आप इंटरिम डिविडेंड पहले से पे कर चुके हैं उसको पहले माइनस कर लेना। अब इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कहीं बीच में दिया था। अब मैंने, मेरी कैपिटल जो थी वो थी 4 लाख, कैपिटल थी 4 लाख। तो इसका मतलब हमने जब इंटरिम डिविडेंड दिया था तो हमने 4 लाख के ऊपर 5% इंटरिम डिविडेंड दिया था 20,000। अब बच्चा कह रहा है सर कैसे पता? क्योंकि मैंने अभी 4 लाख का बोनस कॉल करके कैपिटल को बढ़ाया, 4 लाख का बोनस शेयर देके कैपिटल को बढ़ाया। ये सारी एंट्रीज तो हमने अभी पास की।
अगर डिविडेंड पहले दिया गया था तो मेरी बैलेंस शीट की जो कैपिटल है 4 लाख उस पर दिया गया होगा। इसका मतलब इंटरिम डिविडेंड पेड जो था वो 20,000 था। अब क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि आपने इंक्रीज्ड कैपिटल पर डिविडेंड देना है आफ्टर कंसीडरिंग इंटरिम डिविडेंड। तो इसका मतलब अब हमने डिविडेंड पे करना है टोटल 1,60,000। ठीक है सर, एक तो ये डिविडेंड हमने पे करना है। दूसरा, जब आप फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर एक रूल लिखा हुआ है कि अगर कंपनी इक्विटी डिविडेंड पे करती है 15%, तो कंपनी को ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना होगा 5%। 5% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है सर, किसका 5% ट्रांसफर करना होगा? तो ऐसा करते हैं कि अभी के लिए हम ट्रांसफर टू रिजर्व वाली एंट्री को छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर ट्रांसफर टू रिजर्व रूल भी बताने पड़ेंगे, फिर लंबा काम हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, बाकी का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। एंट्री नंबर 7 बना दी, एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8 बनेगी डिविडेंड पेबल सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, और ये हमने आपको बता दिया आएगा 1,60,000। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 9। अब डिविडेंड बैंक वाली एंट्री तो हमें बनाने की जरूरत है नहीं, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिविडेंड पेबल डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट 1,60,000। चलिए, जब हमने इतनी बात आपको बताई दी है तो हम आपको ट्रांसफर टू रिजर्व रूल्स के बारे में भी बता ही देते हैं। ये आपके फाइनल अकाउंट चैप्टर का पेज नंबर है 8.35, और यहां पर नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व रूल्स। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व रूल क्या कहते हैं? तो पेज नंबर 8.36 पे आइए। हमारे पास एक रूल है कि अगर कंपनी इक्विटी डिविडेंड देना चाहती है तो कंपनी को रिजर्व में कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर करने होते हैं। पढ़िए, इफ डिविडेंड रेट एक्सीड्स 10% बट डज नॉट एक्सीड 12.5%, तो आपको ट्रांसफर करना है 2.5% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। इन रूल्स को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैं आपको एक एंट्री कराना चाहता हूं, दूसरी नंबर एंट्री। इसमें लिखा है डिविडेंड प्रपोज एक्सीड्स 12.5% बट डज नॉट एक्सीड 15%, तो कंपनी को ट्रांसफर करना होगा 5% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, और करंट ईयर प्रॉफिट का नाम अब होता है सरप्लस। मुझे बताइए, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें आप इक्विटी डिविडेंड कितना दे रहे हैं? एग्जैक्टली 15%। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंगली अभी पढ़ लो, फाइनल अकाउंट्स में तो हम इसको चर्चा करेंगे ही, सही डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको रेट बताना था कि यहां पर लिखा है कि अगर डिविडेंड 15% से ज्यादा नहीं है तो 5% ऑफ सरप्लस आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू रिजर्व, और रिजर्व का मतलब होता है जनरल रिजर्व। इसका मतलब मुझे एक एंट्री और पास करनी है, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सरप्लस का जो अमाउंट आपको दिया हुआ था बैलेंस शीट में उसका 5%, 30,000। अब बच्चा कह रहा है सर बुक ने 7.5% ट्रांसफर कर रखा है, तो मेरे हिसाब से बुक ने गलत ट्रांसफर कर रखा है।
आपको 6 लाख का 5% ट्रांसफर करना है। 6 लाख क्या है? सरप्लस। सरप्लस मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट, और 5% का रेट मैंने आपको टेबल से दिखाया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बीच में डिविडेंड की एंट्री आ गई। वो बुक ने गलती से फाइनल अकाउंट्स की जगह क्वेश्चन यहां डाल दिया था, लेकिन अब आप उसको सीख गए हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन बचता है आपको करवाने के लिए, और ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का था, लेकिन उसमें फाइनल अकाउंट्स भी बीच में इन्वॉल्व था। पढ़िए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अंशिता लिमिटेड। हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल है 3 लाख, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 2 लाख, सरप्लस का बैलेंस है 120, डिबेंचर्स का बैलेंस है 1,20,000, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 60,000, और प्रपोज डिविडेंड है 20,000। इसका मतलब डिविडेंड प्रपोज पहले से ही बैलेंस शीट में आ रहा है। एट एनुअल मीटिंग इट वॉज डिसाइडेड टू पे डिविडेंड इन कैश ऑफ 10%। तो ठीक है, ये 10% का डिविडेंड पेबल हम पे कर देंगे। टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो बोनस जो हमने देना है 1 फॉर एवरी 4 देना है। इसका मतलब 5,000 शेयर्स बोनस शेयर हमने इशू करने हैं। टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑप्शन टू परचेज 1 10 rupees share at 15 rupees for every 4 share held prior to bonus distribution। अच्छा, तो हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट ऑफर किया है कि आप चाहें तो एक शेयर परचेज कर सकते हैं 5 रुपए के प्रीमियम पर 4 शेयर्स के बदले में। ठीक है सर, और ये पहले बोनस से पहले हमने ये एंट्री पास करनी है, तो बोनस का अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑप्शन बीन टेकन अप बाय ऑल शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब थर्ड नंबर पॉइंट की एंट्री पहले बनाना, सेकंड पॉइंट की एंट्री बाद में बनाना। फिर लिखा है टू रीपे डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। ठीक है, एंटर दीज ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय प्रिपेयरिंग नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू assuming company has deposited sufficient amount in dividend बैंक अकाउंट। लीजिए, फिर से मैंने देखा कि बुक वाले को इंडिपेंडेंटली बोनस का क्वेश्चन नहीं मिला। उसने डिबेंचर भी डाला, उसने डिविडेंड भी डाला, उसने राइट शेयर भी डाला, सब कुछ डाला। ठीक है सर, क्या दिक्कत है? हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ना लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, लेकिन मैं पहले एंट्रीज बनाऊंगा, बाद में लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस पर्पस से पहले आपको एंट्रीज बताऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है 3.16। ठीक है सर, हम जर्नल एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ अपनी रिवीजन के लिए बना रहे हैं, कंसेप्ट समझने के लिए बना रहे हैं। एग्जाम में हमसे जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी गई हैं, क्वेश्चन में नहीं मांगी गई। ठीक है सर, सबसे पहली लाइन में लिखा है कि जो इक्विटी डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड आ रहा है उसे पे कर दो। बताएं क्या एंट्री होगी प्रपोज डिविडेंड पे करने की? प्रपोज डिविडेंड 20,000 टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। ठीक है ना, एक बार एंट्रीज हमारे माइंड में आ गई तो फिर हम लेजर अकाउंट्स आसानी से बना लेंगे। नंबर 2, पहले हम राइट इशू की एंट्री पास करेंगे, और हमने शेयर होल्डर से कहा एग्जिस्टिंग शेयर्स है 20,000 और लिखा है कि 1 शेयर इशू करना है अगेंस्ट 4 शेयर हेल्ड एट द रेट ऑफ 15 रुपीज।
तो पहले नंबर ऑफ राइट शेयर्स बताएं। तो 5000 राइट शेयर हो गए। ठीक है सर। तो 5000 राइट शेयर्स हो गए। तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5000 शेयर्स पर 15 रुपीज, तो अमाउंट बन जाएगा 75,000। नेक्स्ट एंट्री हम लोग बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 75,000, 50,000, 25,000। नेक्स्ट पॉइंट। अब आ गया बोनस। अब बोनस हम देंगे 20,000 शेयर्स पर 1/4, यानी 5,000 शेयर्स पर 10 रुपीज। और हम नोट डाल देंगे कि बोनस शेयर्स वर गिवन ऑन ओल्ड कैपिटल ओनली। अभी जो हमने नई शेयर इशू की है उसके ऊपर बोनस हम नहीं दे रहे। हम बोनस किस पर दे रहे हैं? हम बोनस दे रहे हैं सिर्फ पुराने वाली कैपिटल के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन में इस बात के ऊपर क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए हमने नोट लिख दिया। ठीक है सर। तो हम क्या लिखेंगे एंट्री? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, क्योंकि हमने पहले शेयर को इशू किया है और शेयर को हमने पहले इशू किया है, तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया है, तो हम प्रीमियम को यूटिलाइज कर लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम है मेरे पास 25,000, जबकि बोनस है 50,000, तो इसका मतलब बाकी का अमाउंट हम सरप्लस में से यूज कर लेंगे। सरप्लस अकाउंट डेबिट 25,000 टू बोनस इशू। और नेक्स्ट एंट्री पास कर देंगे बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है टू रीपे डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। अब यहां पर बच्चे को डिबेंचर्स की एंट्री बनाने में थोड़ी सी घबराएगा वो। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मन में आता है कि सर अभी तो मैंने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं। तो जब भी हम डिबेंचर रिडीम करते हैं तो हमारी एंट्री होती है परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। और पेमेंट करने की हमारी एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और क्योंकि हमने उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, तो दरअसल ये प्रीमियम हमारे लिए हो जाता है लॉस, और हमें एक और एंट्री बनानी पड़ती है इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो सर लॉस को कैसे राइट ऑफ करेंगे?
तो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम को पूरी तरह से बोनस में यूज कर लिया है, तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो चुका है। इसीलिए अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं मिल रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट सरप्लस अकाउंट को यूज कर लूंगा। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यहां पर आप देखोगे कि हमारा और बुक का आंसर थोड़ा बदल जाएगा। बुक ने बोनस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं किया है, मैंने यूज कर लिया। अब यहां से बच्चे को यह कॉन्फिडेंस दिलाना है कि बेटे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर आएगा, ये डिपेंड करेगा कि बुक ने कौन सा रिजर्व पहले यूज किया, कौन सा रिजर्व बाद में यूज किया। तो आपको झगड़े में नहीं पड़ना। बुक ने पहले लिखा कि बोनस से पहले नया शेयर इशू कर देना, इसका मतलब ये कि पहले मैंने नया शेयर इशू किया तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। अब मैंने आपको ये लास्ट क्लास में पढ़वाया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हम बोनस शेयर में भी कर सकते हैं, प्रीमियम राइट ऑफ में भी कर सकते हैं, एक्सपेंसेस राइट ऑफ में भी कर सकते हैं। तो क्योंकि प्रीमियम आ गया, उसके बाद मैंने बोनस की एंट्री बनाई, तो मैंने बोनस में सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लिया। और जब मैं यहां पर प्रीमियम राइट ऑफ करने लगा तो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो चुका था, तो मैंने सरप्लस को यूज कर लिया। बुक ने क्या किया, हमने बुक से बढ़िया आंसर बनाया है। बुक ने क्या किया, बुक ने बोनस सारा का सारा सरप्लस से दिया और फिर बाद में उसको याद आया, ओहो प्रीमियम राइट ऑफ करना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया। तो हमारे और बुक के सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको कि एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि अगर आंसर में वेरिएशन आ जाए तो वो गलत हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं हां ये भी ठीक है वो भी ठीक है, या ये कह सकते हैं कि सर जो आपने बनवाया है वो थोड़ा ज्यादा ठीक है, या जो बुक ने बनाया है वो ज्यादा ठीक है। घबराए नहीं, हमारा ही आंसर ठीक है, बुक का भी आंसर ठीक है, हमारा भी आंसर ठीक है। लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से ये मत समझ लिया करो कि हमारा आंसर गलत है। अकाउंटिंग में कई सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं और सभी ठीक है। हमें सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला, हमने अगली जब एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम की जरूरत पड़ी उसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है सर, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिबेंचर 1,20,000, इसका 3% प्रीमियम लेना है 3600, 1,23,600। ये लीजिए, ये डिबेंचर होल्डर्स को मैंने अमाउंट पे कर दिया और यहां पर हमने सरप्लस से प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। चलिए जी, अब हमसे एग्जाम में मांगा गया था क्वेश्चन के अंदर कि हमें अकाउंट बना के दिखाइए, तो आइए अब हम अकाउंट बनाते हैं। चलिए जी, पहले हम इसके ऊपर फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे। अब सभी बच्चे एंट्रीज देख देखकर मुझे अकाउंट बना के दिखाएंगे। हम जब क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करते हैं तो बेटे हमारे में ना कॉन्फिडेंस आता है। ये मत सोचना कि सर कौन सा देख रहे हैं वीडियो में, क्या पता सर को, फिर इससे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है सर, हमने पहली एंट्री बनाई थी प्रपोज्ड डिविडेंड टू डिविडेंड बैंक, तो मैंने अपने पास प्रपोज्ड डिविडेंड का अकाउंट बना लिया। ठीक है सर, तो हमने अपने प्रपोज्ड डिविडेंड में लिखा, पहले तो लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये बैलेंस शीट में गिवन था, टू डिविडेंड बैंक। ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट बना लेते हैं डिविडेंड बैंक अकाउंट। और बुक कह रही है कि हमने ये मान के चलना है कि हमने पहले से ही पैसे डिविडेंड बैंक में रखे हुए थे और वहीं से आपने अपना प्रपोज डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद हमने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो चलिए अब अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट। अब हमारी बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस दिया हुआ था 2,20,000। उसमें से 20,000 मैंने डिविडेंड बैंक में ले लिया है। तो आप बैंक का ओपनिंग बैलेंस लेके चलोगे 2 लाख और यहां लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन 75,000। ठीक है सर। अगला अकाउंट मेरे पास खुल जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का और यहां आएगा बाय बैंक अकाउंट 75,000। नेक्स्ट एंट्री में हम अकाउंट खोलेंगे शेयर कैपिटल और फिर हम खोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस मैं जर्नल एंट्रीज देख करके पोस्टिंग्स कर रहा हूं। शेयर कैपिटल में हमारे पास पहले से बैलेंस था 2 लाख। यहां से आया बाय शेयर एप्लीकेशन और बाय शेयर एप्लीकेशन। तो ये शेयर कैपिटल में चला गया और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया। 50,000 25,000 ये अकाउंट खत्म। तो शेयर एप्लीकेशन में आया 50,000, प्रीमियम में आया 25,000। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू 25,000 ये अकाउंट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट अकाउंट बनाया मैंने सरप्लस का। सरप्लस में हमारे पास बैलेंस था 1,20,000। तो सरप्लस में से भी बोनस में चला गया 25,000। अगला अकाउंट हमने खोला बोनस इशू का बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 और बाय सरप्लस 25,000। फिर ये सारा का सारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। एंट्री देखते जाओ और पोस्ट करते जाओ। बचपन से ये सारी बातें आपको आती है, इसलिए ये मत कहना कि सर आप थोड़ा फास्ट चल रहे हो। बाय बोनस इशू 50,000। ठीक है। तो मैंने ये एंट्री पोस्ट कर दी, ये भी पोस्ट कर दी, ये भी पोस्ट कर दी, ये भी पोस्ट कर दी, बोनस वाली एंट्री भी पोस्ट कर दी। अब आया डिबेंचर्स प्रीमियम और डिबेंचर होल्डर्स। %10 debentures by balance brought down 1,20,000. Premium on redemption डिबेंचर होल्डर्स। तो यहां लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स 1,20,000। यहां लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स प्रीमियम का 3,600 और यहां आएगा बाय 10% डिबेंचर्स 1,20,000 बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3,600। फिर इसे पे कर देंगे टू बैंक
1,23,600। और यहां बैंक अकाउंट हमने बनाया था, यहां आएगा बाय डिबेंचर होल्डर्स 1,23,600। प्रीमियम को हमने राइट ऑफ किया था सरप्लस से 3,600। ये यहां आ जाएगा सरप्लस अकाउंट में, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3,600। तो मैंने ये वाली एंट्री भी पोस्ट कर दी, ये वाली एंट्री भी पोस्ट कर दी, और ये वाली एंट्री भी पोस्ट कर दी। चलिए जी, अब ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे देखना है डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट खत्म, ये खत्म, बैंक में कितना बैलेंस बचा है। 2,75,000 माइनस 123,600, ये बैलेंस बचा 151,400। सॉरी, 1,51,400। शेयर एप्लीकेशन खत्म हो गया, शेयर कैपिटल में बैलेंस बच गया 3 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो गया, सरप्लस में बैलेंस बच गया है 1,20,000 माइनस 25,000 और माइनस 3,600, 91,400। बोनस हमारा अकाउंट खत्म हो गया, डिबेंचर्स खत्म हो गया, प्रीमियम खत्म हो गया, डिबेंचर होल्डर्स खत्म हो गया। लीजिए, अब बच गई सर बैलेंस शीट। चलिए जी, अब बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल 3 लाख। इसका नोट नंबर आप अपने आप बनाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें मेरे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ सरप्लस का बैलेंस। हमारे पास सरप्लस का बैलेंस आ रहा था 91,400। यहां पर मैं बता दूं, हमारा और बुक में थोड़ा वेरिएशन आया। बुक ने सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा के रखा है और हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को खर्च किया है। और तो कुछ लायबिलिटी साइड में दिखा नहीं। एसेट साइड में हमारे पास क्या था, एसेट साइड में हमारे पास सबसे पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है अमाउंटेड टू 1 लाख। और उसके बाद दूसरी हेडिंग आएगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्रीज, डेटर्स और बैंक। इन्वेंट्रीज हमारे पास थी 1,20,000, डेटर्स हमारे पास थे 80,000 और बैंक का बैलेंस हमने फाइंड आउट किया था। बैंक का बैलेंस हमने फाइंड आउट किया था 151,400। 2 लाख, 3 लाख, 4,51,400। अच्छा, ये तो मैच नहीं हो रहा, हमने कुछ छोड़ दिया क्या बैलेंस शीट में। कैपिटल ले ली, सरप्लस ले लिया, डिबेंचर खत्म हो गया, क्रेडिटर्स छूट गया। ओहो, यहां लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 4,51,400।
चलिए, आप जितना सीख गए हैं बहुत अच्छी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। पता चले बच्चे ने आज की क्लास में थोड़े से फाइनल अकाउंट से कंसेप्ट बीच में आए थे, तो घबराने वाली बात नहीं है। जब हम फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ेंगे तो दोबारा ये आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वहां पूरी बातें दोबारा बताएंगे। ठीक है सर, टाटा बाय बाय, सी यू।